कभी कभी किसी केस को कई सालों तक सुलझाने गहन जांच या सावधानी पूर्वक विचार की जरूरत नहीं होती। बस सबसे छोटी, सबसे अनपेक्षित बात ही काफी होती है जिससे दरारें दिखने लगती है। जूते पर खरोच, देर से भेजा संदेश या न मिट सकने वाली सर्च हिस्ट्री, इतना काफी है कि सब खुलने लगे। नंबर 10। अक्टूबर 2023 में एक 33 वर्षीय क्यूबाई नागरिक, जिसका नाम उजागर नहीं किया गया था, लापता होने की रिपोर्ट की गई थी। एक रिश्तेदार को उस व्यक्ति के फोन से एक टेक्स्ट मैसेज मिला था, लेकिन उन्होंने पाया कि वह मैसेज उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लगा। कथित तौर पर उस मैसेज में लिखा था कि उसने एक महिला से मिलने के बाद स्पेन छोड़ने और अपना मोबाइल फेंकने का फैसला किया। उस मैसेज पर शक होने के कारण रिश्तेदार ने तेजुए को अधिकारियों से संपर्क किया ताकि इस असामान्य गतिविधि की रिपोर्ट की जा सके और उस आगंतुक की तलाश शुरू हो गई। क्यूबा का वह व्यक्ति सोरिया के उत्तरी प्रांत के तेजुएको गांव आया था। अधिकारियों ने उसकी तलाश में लगातार कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सीमित जानकारी थी, लेकिन उसी समय जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, एक असामान्य संयोग सामने आया जिसने अंततः एक हत्या की रहस्य की गुत्थी सुलझाने में मदद की। अक्टूबर 2023 में गूगल कार, जो सड़कों का नक्शा बनाती है, 15 साल बाद पहली बार तेजुएको पहुंची और बाद में उसने एक भयानक अपराध के धुंधले सबूत कैद किए। लापता व्यक्ति की संभावित गतिविधियों का पता लगाने के बाद जांचकर्ताओं ने गूगल स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल किया, जहां उन्हें एक बेहद संदिग्ध दृश्य दिखाई दिया। एक लगभग खाली गली के किनारे एक लाल वाहन खड़ा था जिसकी डिक्की खुली हुई थी। डिक्की में झुका हुआ एक आदमी था जो ऐसा लग रहा था कि वो एक सफेद, भारी भरकम दिखने वाली बोरी को अंदर रख रहा है। जांच में पता चला कि उसी दिन गूगल की ली गई एक पुरानी तस्वीर भी उपलब्ध थी। धुंधली तस्वीर में दिखता है कि कोई व्यक्ति उसी सफेद भारी भरकम बोरी के साथ थैला धकेल रहा है। ये दोनों तस्वीरें 33 वर्षीय क्यूबाई नागरिक की गुमशुदगी सुलझाने में अहम होंगी। गूगल स्ट्रीट व्यू से अधिकारी एक आदमी और उसकी पूर्व प्रेमिका के घर पहुंचे। जांच में पता चला दोनों पक्ष उस लापता व्यक्ति को जानते थे। महिला उसकी साथी थी, पुरुष उसका पूर्व प्रेमी था। दोनों अपहरण के शक में गिरफ्तार हुए, जो बाद में हत्या की जांच बन गई और लापता व्यक्ति मिल गया। 2023 के शुरुआती दिसंबर में उसका धड़ पास के कब्रिस्तान में एक उथली कब्र में मिला, जिससे यह पुष्टि हुई कि उसकी गुमशुदगी हत्या का नतीजा थी। गूगल मैप्स की छोटी जानकारियों के बिना यह मामला सुलझने में ज्यादा समय लगता या शायद कभी सुलझता ही नहीं। इन तस्वीरों ने पुलिस को अपराध में इस्तेमाल की गई एक संदिग्ध गाड़ी की पहचान करने में मदद की। नंबर 9। तेजुएको गांव की हत्या ही अकेला मौका नहीं था जब गूगल ने किसी बड़े अपराध सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2003 में 57 वर्षीय जनीन पेट्रिक, जो 3 बच्चों की मां थी, डरहम, नॉर्थ कैरोलिना से गायब हो गई और गूगल वह जगह बन गया जहां ऐसे ठोस सबूत मिले जिनकी वजह से इस केस को सुलझा हुआ मान लिया गया। जनीन एक सेलिस्ट थी जिनके बच्चे उनके शौकों को मजेदार, अजीब और दिल को छू लेने वाला मानते थे। उनके प्रियजनों ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत के रूप में बताया जो बेहद दमदार शख्सियत थी और जिन्होंने पारंपरिक से हटकर शौक अपनाए, जैसे कि बेली डांसिंग करना और डरहम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होना। उन्होंने वर्मोंट में पति चार्ज के साथ बेटों की परवरिश की, लेकिन 1995 में चार्ज की दिल की बीमारी से मौत के बाद माहौल बदलना जरूरी लगा। डरहम में वो रॉबर्ट पेट्रिक से मिली और फिर प्यार में पड़ गईं। तलाकशुदा रॉबर्ट, जो अपनी 50 की उम्र में थे, जनीन की तरह संगीत, कला और खाना बनाने के शौकीन थे और 2001 में दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। 2022 के अंत में एक बुरा मोड़ आने वाला था। जनीन नई नौकरी की तैयारी कर रही थी, तभी उनका दोस्तों और परिवार से संपर्क अचानक टूट गया। जनवरी 2003 में उन्हें लापता घोषित किया गया। रॉबर्ट ने कहा कि वह सिम्फनी से घर नहीं लौटी, जबकि असल में वह वहां गई ही नहीं थी। 3 बच्चों की मां की तलाश चल रही थी। जासूस मुख्य संदिग्ध के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे। महीनों बाद जनीन पेट्रिक का शव फॉल्स लेक में मिला, जो उनके घर से 10 मील दूर था। 2 मछुआरों को पानी में
एक बड़ी तिरपाल तैरती मिली। इसे कोरोनर्स द्वारा बाहर निकाला गया और जांच के लिए भेजा गया, जिससे पुष्टि हुई कि ये अवशेष लापता महिला के ही थे। इस गुमशुदगी के मामले को आधिकारिक रूप से हत्या का मामला माना गया था। अगले महीनों में जासूसों ने रॉबर्ट पर हत्या का दोष साबित करने के लिए सारी जानकारी का उपयोग किया। उन्होंने जाना कि वह व्यक्ति वैसा नहीं था जैसा लगता था। वह न प्यार करने वाला पति था, न पारिवारिक इंसान, बल्कि असल में ठग था। जांच में पता चला कि वह औरतबाज था, जो जनीन समेत कई बेखबर महिलाओं से पैसे ठग रहा था। उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि जांची और उसमें झूठ, धोखा व कई अफेयर्स का इतिहास पाया। इससे साफ था कि वह दोहरी जिंदगी जी रहा था। जांचकर्ताओं को शक हुआ कि ठगी और अफेयर ही हत्या की वजह हो सकते हैं। संभवतः जनीन को पता चल गया था और रॉबर्ट ने उसे चुप कराने की कोशिश की थी। एकमात्र समस्या यह थी कि उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि जनीन की जान लेने वाला वही था। गूगल के पास था। जासूसों ने कंप्यूटर विशेषज्ञ से रॉबर्ट के सर्च हिस्ट्री की जांच कराई, जिसमें पत्नी की हत्या का सटीक विवरण मिला। सर्च शब्दों में गर्दन, चटकाना और तोड़ना थे। उसने झील का स्तर, नाव रैंप, पानी की धाराएं और फॉल्स लेक तक पहुंचने का तरीका भी गहराई से रिसर्च किया था। इन सर्च शब्दों का टाइम स्टैम्प जनीन के गुम होने की रिपोर्ट से 4 दिन पहले का था। 2 घंटे की विचार विमर्श के बाद सिर्फ एक साधारण सर्च हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जूरी ने सर्वसम्मति से रॉबर्ट पेट्रिक को प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी पाया और उसके अपराधों के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। नंबर 8। सिडनी लूफ का जन्म ब्रोकन बो, नेब्रास्का में हुआ और परवरिश अर्काडिया में हुई। फिर 2000 में वह नीली चली गई। वह मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध थी और उन्हें गोल्फ व बास्केटबॉल भी पसंद थे। जब वो किशोरी थी तो उन्हें स्कोलियोसिस हो गया था, जिससे वो खेल नहीं खेल पाईं और 2011 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने एक स्थानीय मेनार्ड स्टोर में काम करना शुरू किया। इसी समय के आसपास वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जिसमें गंभीर अवसाद और चिंता शामिल थी, जो ऐसा लगता है कि नवंबर 2017 की 15 तारीख को, जब वह सिर्फ 24 साल की थीं, उनके गायब होने से कुछ दिन पहले चरम पर पहुंच गई थी। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सिडनी जीवन सुधारने और टिंडर डेट पर जाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने हाल ही में उस साइट पर किसी से मुलाकात की थी और दोनों ने विल्बर, नेब्रास्का में मिलने की योजना बनाई थी। उनमें से अधिकांश लोग जो उन्हें जानते थे इन योजनाओं से अनजान थे, जिन्हें केवल उसी दिन उनके द्वारा की गई एक पोस्ट के जरिए उनकी जानकारी में लाया गया जिस दिन वह गायब हुई थी। सिडनी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के 3 हफ्ते बाद उसके कटे फटे अवशेष विल्बर, नेब्रास्का क्षेत्र में एक कंकरीली सड़क के किनारे पाए गए। जांच में जासूसों को उस पोस्ट तक ले जाया गया जिसने सिडनी की गुमशुदगी वाले दिन परिवार और दोस्तों को उसकी योजनाओं की जानकारी दी थी। पोस्ट में पीड़िता की फोटो थी। कैप्शन था, डेट के लिए तैयार हूं। फिर अधिकारियों को सिडनी के टिंडर अकाउंट तक पहुंच मिली, जहां ऑड्री नाम से फर्जी प्रोफाइल पर मिलने के मैसेज हुए थे। विल्बर में उसी ऑड्री से युवती मिली थी। कंप्यूटर विशेषज्ञों को जांच में शामिल किया गया और उन्होंने उस फर्जी नाम के पीछे छुपे असली नाम का पता लगा लिया। ऑड्री दरअसल बेली बॉसवेल थी, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसमें नशे से जुड़े उपकरण रखने का आरोप भी शामिल था। अधिकारियों को पता चला कि बॉसवेल ने बैकपेज पर ऑबरी ट्रेल को खोजा था। ट्रेल का बचपन में शोषण हुआ था और वह गरीबी में बड़ा हुआ था। वह कई फोस्टर होम में रहा, फिर किशोरावस्था में हथियारबंद डकैती के चलते जेल गया। यह पता चलने के बाद कि दोनों ने प्रस्तावित तारीख पर सिडनी से मुलाकात की थी, उन्हें जांच के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की गई, जिससे ट्रेल ने बाद में बेतरतीब ढंग से कई कबूलनामे किए। अदालत में अभियोजकों ने न केवल टिंडर के टेक्स्ट संदेशों का इस्तेमाल किया, बल्कि कई अन्य छोटे छोटे सबूतों का भी सहारा लिया, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि ट्रेल और बॉसवेल सिडनी लूफ की पूर्व नियोजित हत्या के लिए जिम्मेदार थे। सबूतों में दुकान की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वे 1 फुट लंबा हैक्सॉ, वायर स्निप्स, ड्रॉप क्लॉथ्स, तेज धार वाला ब्लेड, 30 गैलन के कचरे के बैग, कुछ गैलन ब्लीच और ट्री सॉ खरीदते दिखे थे। ये सभी चीजें सीधे तौर पर उस युवती की हत्या और उसके अंग विच्छेदन से जुड़ी हुई थी। बाद में ट्रेल और बॉसवेल को
प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया गया। नंबर 7, ये 25 अप्रैल 1935 था। कुकी एक्वेरियम बाथ्स में, जहां कुकी बीच से लाया गया एक टाइगर शार्क रहता था। पकड़े जाने के हफ्ते भर में स्टाफ और अधिकारी समझ गए कि इस शार्क में कोई रहस्य है। वह अचानक बीमार और सुस्त हो गया। फिर भी नमूना भीड़ के सामने दिखाया गया और जल्द ही उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट हो गया। इकट्ठा हुए दर्शकों के सामने शार्क ने जो कुछ उगला वो एक इंसानी हाथ जैसा लग रहा था। अधिकारियों को बुलाया गया और उस अंग को टैंक से बाहर निकाल लिया गया। जांचकर्ताओं ने देखा कि हाथ शार्क के दांतों से नहीं कटा था, उसे किसी धारदार हथियार से काटा गया था। बाकी शरीर के बिना और डीएनए तकनीक के बिना शरीर की पहचान करना मुश्किल साबित हुआ। लेकिन उस हाथ पर एक अनोखा टैटू था जिसे अधिकारियों ने फोटो खींचकर सिडनी ट्रुथ में प्रकाशित किया, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान लेगा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एडविन स्मिथ सामने आए, जिन्होंने इस टैटू को पहचान लिया कि यह उनके भाई जेम्स जिमी स्मिथ के शरीर पर था। जिमी एक पूर्व बॉक्सर थे और एक बिलियर्ड सैलून के संचालक थे और वे कुछ हफ्ते पहले 7 अप्रैल 1935 को गायब हो गए थे। एडविन ने मिलान की पुष्टि के लिए आवश्यक डीएनए उपलब्ध कराया। वह हाथ जिमी का था और अब पुलिस हत्या की जांच कर रही थी, जिसका निष्कर्ष निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगले महीने जांचकर्ता अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कारोबारी रेजिनॉल्ड विलियम लॉयड होम्स, एक धोखेबाज और तस्कर, तक पहुंच गए। उसने जिमी को इंश्योरेंस घोटालों में काम करने के लिए रखा था और दोनों अपने आपराधिक कामों में एक पूर्व सैनिक और जालसाज पैट्रिक फ्रांसिस ब्रैडी को भी शामिल करते थे। जांच में पता चला कि ब्रैडी ही वो आखिरी शख्स था जिसने जिमी को गायब होने से पहले देखा था। उसे शक के चलते गिरफ्तार कर मुकदमे में पेश किया गया। 16 मई को मुकदमे के दौरान एक टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दी कि उसने ब्रैडी को कार्नेला से उठाया था, जहां वह और जिमी शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे, और उसे बेव्यू स्ट्रीट ले गया था जहां होम्स रहता था। ड्राइवर ने बताया कि वह अस्त व्यस्त, डरा हुआ था और जेब से हाथ निकालने में झिझक रहा था। उनकी आपराधिक गतिविधियों, पीड़ित को जीवित आखिरी बार देखे जाने, टैक्सी ड्राइवर की गवाही और इस खुलासे के कारण कि जिमी पुलिस का मुखबिर था, ब्रैडी पर हत्या का आरोप लगा। नंबर 6, 9 जून 1987 को न्यू ऑरलियंस के 27 वर्षीय आंद्रे डाइगल अपने दोस्त के साथ चीज मैक्सिकन रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। बाद में दोनों ने पूल खेला, फिर शाम को शराब पी और मिचेल्स लाउंज में पार्टी की। रात को आंद्रे ने कई महिलाओं से फ्लर्ट किया, जिनमें थेल्मा भी थी, जो उसमें खास रुचि रखती थी। लेकिन इसी मजेदार शाम में आंद्रे गायब हो गया। कुछ दिन बाद सदर्न कैलिफोर्निया की एलिस मैगिनले को अपने भाई आंद्रे के अचानक गायब होने की खबर मिली। वह काम पर नहीं गया था और परिवार और दोस्तों से संपर्क करना भी बंद कर दिया था। एलिस ने अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन जांच धीमी थी, तो चिंतित बहन ने अप्रत्याशित स्रोत से मदद मांगी। वह उस साइकिक जांचकर्ता के पास गई जिससे वह कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ सिर्फ मनोरंजन के लिए मिली थी। साइकिक जांचकर्ता रोज मेरी केर ने लापता आंद्रे की खोज में परिवार की मदद करने का फैसला किया। उसने बहन से कहा, लुइसियाना का नक्शा लाओ जिससे घटनाएं समझने में मदद मिलेगी। मुलाकात में नक्शा और लापता व्यक्ति की तस्वीर मेज पर साथ साथ रखी गई। रोजमेरी ने आंखें बंद कर उंगलियां आंद्रे की तस्वीर पर रखीं। कुछ ही पलों बाद वह अपने सिर में तेज दर्द की शिकायत करने लगी। उसने बताया जैसे सिर पर भारी चीज मारी हो। फिर आंद्रे के ट्रक का विवरण देने लगी, जिसमें साइड पर अलग पहचान वाली खरोच थी। रोजमेरी ने कहा कि उसने एक लंबे सुनहरे बालों वाले व्यक्ति को देखा जो उस आदमी पर किसी तरह का प्रभाव रखता था। इस जानकारी से परिवार उलझन में पड़ गया, क्योंकि जहां तक वे जानते थे आंद्रे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। रोजमेरी ने नक्शे की ओर देखा और अचानक सिरदर्द हो गया। उस क्षण रोजमेरी ने दलदल, पानी के ऊपर लटका एक लंबा पुल, रेतीला समुद्र तट और नंबर 7 का जिक्र किया। उसकी उंगलियां स्लाइडल नामक शहर पर गईं, जो न्यू ऑरलियंस से 30 मील दूर था। साइकिक ने अपनी आंखें खोली
और उनसे कहा कि अगर वे आंद्रे को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें स्लाइडेल जाना होगा। परिवार ने वैसा ही किया और जब वे इलाके की ओर बढ़े, एलिस ने देखा कि एक परिचित ट्रक तेजी से पास से गुजरा। उसे ट्रक की साइड की लंबी खरोच देखकर पता चला कि वह आंद्रे का ट्रक है। एलिस ने उस वाहन का पीछा करना शुरू किया और देखा कि उसमें 2 आदमी बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका लापता भाई नहीं था। परिवार को शक हुआ कि वाहन में बैठे लोग कुछ जानते हैं, तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे रोक लिया। चोरी हुए वाहन में माइकल फिलिप्स और चार्ल्स जर्वेस थे, जिन्होंने पूछताछ में आंद्रे डाइगल की हत्या कबूल की। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। योजना में माइकल की गर्लफ्रेंड भी शामिल थी, एक सुनहरे बालों वाली महिला जिसका नाम डेल्मा हॉर्न था। जांच में पीड़ित का शव मैनचैक दलदल के पास हाईवे एग्जिट 7 के पास रेतीली पट्टी से मिला। दोनों पुरुषों ने हत्या के लिए दोषी कबूल किया और उन्हें बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नंबर 5, मॉरिस ट्रेविस एक अमेरिकी हत्यारा था जिसे कम से कम 12 और संभवतः 18 से अधिक महिलाओं की हत्या का दोषी पाया गया। उसने खुद 17 हत्याओं की जिम्मेदारी ली है, जिसे कुछ अधिकारी संदिग्ध मानते हैं और बाकी का मानना है कि उसने 20 से ज्यादा पीड़ितों का सिलसिला छोड़ा है। इनमें से कुछ मामलों में संदिग्ध माना जाने से पहले ही ट्रेविस का आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसमें हथियारबंद डकैती और नशीले पदार्थों की सजा शामिल थी। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ट्रेविस को कई पीड़ितों पर अमानवीय कृत्य करते देखा जा सकता है। यह टेप उसके फर्ग्यूसन, मिसौरी के घर की तलाशी में मिली और हत्या के आरोप में उसे दोषी ठहराने का मुख्य सबूत बनी। महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों में ट्रेविस पर शक करने की वजह वह वीडियो टेप नहीं थी। ट्रेविस की एक साधारण गलती अधिकारियों को उसके दरवाजे तक ले आई। अपनी सिलसिलेवार हत्याओं के दौरान उस सनकी को ध्यान और बदनामी की इतनी चाहत हो गई कि उसने सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के एक रिपोर्टर को गुमनाम पत्र भेज दिया। उस पत्र में एक नक्शा था जिसमें एक बड़ा एक्स अगली पीड़िता के शव की जगह वेस्ट एल्टन, मिसौरी में दिखा रहा था। यह विशेषता भी काफी सामान्य तरीके से बनाई गई पाई गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि नक्शा एक्सपीडिया पर बनाया गया था, जैसा कि साथ लगे वाटरमार्क से पता चला। एक्सपीडिया एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है जो छुट्टियों की योजना, फ्लाइट, होटल, कार रेंटल और डेस्टिनेशन मैप्स की सुविधा देता है। खोज के जरिए अधिकारी एक्सपीडिया के नक्शे से मॉरी ट्रेविस तक पहुंचे और उसे गिरफ्तार किया और हिरासत में रहते हुए पुलिस ने उसके निवास की तलाशी ली, जिससे एक यातना कक्ष, यातना के उपकरण, एक टेजर, उसके खुद के अपराधों की अखबार की कटिंग्स और एक वीडियो टेप की खोज हुई। नंबर 4, रोनाल्ड प्लैट एक टीवी रिपेयरमैन थे और कनाडा के मूल निवासी थे। 1990 में वो एल्बर्ट जॉनसन वॉकर से मिले, जो कनाडाई मूल के वित्तीय सलाहकार और धोखेबाज थे। दोनों इंग्लैंड में मिले और जल्द ही व्यापार शुरू किया। 2 साल बाद रोनाल्ड ने अपने देश लौटने की इच्छा जताई। उन्होंने एक तरफा टिकट खरीदी और उसे कनाडा लौटने के लिए मना लिया। वॉकर ने भी जोर देकर कहा कि वो अपनी निजी चीजें जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण पत्र पीछे छोड़ दे, क्योंकि उनका कहना था कि ये चीजें जरूरी होंगी क्योंकि वे दोनों साथ में बिजनेस कर रहे थे। 1995 में पैसे खत्म होने पर रोनाल्ड इंग्लैंड लौटे और अपने दोस्त वो बिजनेस पार्टनर से मिले। इंग्लैंड में रहते हुए रोनाल्ड रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। वापसी के कुछ समय बाद मछुआरों ने जाल में मानव अवशेष पाए, लेकिन पानी में रहने से उसकी पहचान संभव नहीं थी। हालांकि जो साफ दिख रहा था वह एक रोलेक्स घड़ी थी, जो पानी के अंदर रहने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के थी। रोलेक्स पर खुदे सीरियल नंबर का इस्तेमाल करके पुलिस ने अपना पहला सुराग दर्ज किया। सीरियल नंबर से वे रोनाल्ड प्लेट तक पहुंच गए। वॉकर पीड़ित के बिजनेस पार्टनर और संभवतः आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने उसे जिंदा देखा था, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा रोनाल्ड फ्रांस गया है। कोई सबूत न मिलने के कारण जो उन्हें अपराध से जोड़ता हो, वॉकर को रिहा कर दिया गया।
बाद में जांचकर्ता उस आदमी के घर वापस पहुंचे ताकि उससे और पूछताछ की जा सके। वॉकर वहां नहीं थे, लेकिन जासूसों को पड़ोसी ने बताया कि वहां रोनाल्ड प्लैट रहता है, एल्बर्ट वॉकर नहीं। पता चला कि घर के निवासी के पास वही नाव थी जो रोनाल्ड के शव मिलने वाली जगह के पास मिली थी। नाव से मिले जीपीएस डेटा के अनुसार वो नाव हत्या के समय और स्थान पर ही थी, जो जुलाई 1996 के अंत का था। ये जानकारी रोलेक्स की रिजर्व पावर से भी पता चली थी। रोलेक्स चुराई पहचान और नाव के जीपीएस की मदद से अधिकारियों ने एल्बर्ट वॉकर को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी की हत्या, चोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया। नंबर 3, विलियम ब्रैडफोर्ड एक अमेरिकी हत्यारा था जिसे 2 मामलों में दोषी ठहराया गया, जबकि उसके 28 से ज्यादा शिकार माने जाते हैं। 2006 में लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ विभाग ने 1980 के दशक में ब्रैडफोर्ड के अपार्टमेंट से मिली उसकी खींची तस्वीरों का संकलन जारी किया, जब उस पर मुकदमा और सजा हुई थी। इन्हीं तस्वीरों ने हत्यारे को दोषी ठहराने में मदद की थी। इन तस्वीरों में अधिकतम 54 महिलाएं थीं और हर एक मॉडलिंग पोज में थी। इन तस्वीरों से जांचकर्ता न सिर्फ हत्यारे के तरीके जान सके, बल्कि कई का विश्लेषण कर यह साबित किया कि ब्रैडफोर्ड का गायब होने और हत्याओं से संबंध था। मॉडल जैसी तस्वीरों से यह पता चला कि ब्रैडफोर्ड ने फोटोग्राफर का रूप धारण कर और मॉडलिंग करियर का वादा करके अपनी शिकारों को फंसाया था। अक्सर उन्हें दूर दराज के इलाकों में ले जाता था। इन दूर दराज इलाकों में रेगिस्तान की वे जगहें थी जहां ब्रैडफोर्ड की तस्वीरों में चट्टानों की संरचनाएं दिखती थीं। जासूसों ने इस खास पृष्ठभूमि को पहचानते हुए और अनोखी चट्टानों की संरचनाओं का अध्ययन करते हुए मोजावे रेगिस्तान के एक विशेष क्षेत्र तक पहुंच बनाई। इसके बाद उस इलाके में फॉरेंसिक जांच की गई, जिससे आखिरकार एक कैंपसाइट का पता चला जहां कई हत्याएं की गई थी। कंकाल और डीएनए सबूतों से साबित हुआ कि यह सामूहिक हत्या स्थल था, और क्योंकि यह स्थान उन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में दिखाई दिया था जो नकली फोटोग्राफर ने पीड़ितों की ली थी, जांचकर्ता यह पुष्टि करने में सक्षम हुए कि वह अपराध स्थल पर मौजूद था और जिन लोगों के शव मिले थे उनसे उसका संबंध था। साधारण सी तस्वीरों की पृष्ठभूमि ने विलियम ब्रैडफोर्ड की सजा दिलाई, जिससे हत्या और गुमशुदगी के कई मामलों का हल हुआ। नंबर 2, 2002 में सोहम, कैम्ब्रिजशायर, इंग्लैंड एक ऐसी हत्या का स्थल बना जो बाद में दोहरे हत्याकांड में बदल गई। अगस्त में 2 सबसे अच्छे दोस्त रेड हाउस गार्डन के पास बारबेक्यू के लिए मिले। उनके साथ और भी दोस्त थे। कंप्यूटर गेम खेलने और संगीत सुनने में लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बिताने के बाद कई दोस्त अपने घर चले गए। करीब शाम 6 बजे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बिना किसी को बताए वहां से चले गए। उन्होंने रॉस पियर्स स्पोर्ट्स सेंटर की वेंडिंग मशीन से ट्रीट्स लेने का सोचा था। उन्हें 4 रेड हाउस गार्डन्स की तरफ जाते देखा गया और वे कॉलेज क्लोज होम के पास से गुजरे। हालांकि दोनों रेड हाउस गार्डन्स वापस नहीं पहुंच पाए और बाद में उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। 400 से ज्यादा अधिकारियों की कई हफ्तों की गहन खोज के बाद लापता लड़कियों के शव एक खाई में झाड़ियों के बीच मिले। अब यह गुमशुदगी से हत्या का मामला बन गया था। इस दोहरे हत्याकांड को एक अप्रत्याशित स्रोत की मदद से उतनी ही तेजी से सुलझाया गया जितनी तेजी से यह हुआ था। बिच्छू घास और फॉरेंसिक वनस्पति विश्लेषण ने अपराधी को न्याय के कटघरे में पहुंचाया। वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर पैट्रिशिया विल्टशायर ने उस झाड़ियों वाले नाले का विश्लेषण किया जहां शव मिले थे। उन्होंने देखा कि बिच्छू घास नाले किनारे कुचली गई थी, लेकिन फिर भी उगने के संकेत दे रही थी। विल्टशायर ने बिच्छू बूटी की नई कौंपलें देखी। इस दोबारा उगने की प्रक्रिया ने अंततः उन्हें यह निर्धारित करने में मदद की कि शव कितने समय से नाले में पड़े थे। अनुमान है कि अवशेष 2 हफ्ते पहले फेंके गए, जो दोस्त की गुमशुदगी के समय से मेल खाते हैं। यह समय रेखा कॉलेज के पास इयान हंटली के घर तक जाती थी, जो स्कूल के वरिष्ठ केयरटेकर थे। यहां विल्टशायर ने अन्य विशेषज्ञों के साथ बिच्छू बूटी के पराग कणों का हंटली की कार के टायरों पर मौजूद पराग कणों से मिलान किया। जांच में पुष्टि हुई कि पीड़ितों की मौत संदिग्ध के घर के पास उनके गायब होने के समय ही हुई थी। 2003 में हंटली पर मुकदमा चला।
वह दोहरे हत्याकांड में दोषी पाया गया और उम्र कैद मिली। नंबर 1। 1991 में डेनिस शेरॉन कोलब का शव फिलाडेल्फिया के उपनगर में एक अविकसित बंद गलीनुमा इलाके में पाया गया था, जब वह 3 हफ्ते से लापता थी। ये साफ था कि वह हत्या की शिकार हुई थी, लेकिन जांचकर्ताओं को अपराधी की पहचान करने में 28 दिन और लग गए। घटना के वक्त डेनिस थियोडोर डिल डोनाह्यू के साथ रिश्ते में थी, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की थी। डोनाह्यू ने बताया कि आखिरी बार उन्होंने डेनिस को नशीले पदार्थों के असर में हुई एक घटना के दौरान देखा था, जहां वे और पीड़िता नशीले पदार्थ ले रहे थे और किसी अज्ञात ने उन्हें लूट लिया। उन्होंने कहा, डेनिस मदद लेने गई थी, पर वह उसे फिर नहीं देख सके। सालों में डोनाह्यू के साथ कई और इंटरव्यू किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी उन्हें जांच में मुख्य संदिग्ध नहीं बना सका। 2019 तक ही यह रहस्य पूरी तरह से सुलझाया गया और असली अपराधी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस साल टेम्पल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रायन वोल्फ ने फोटो एनहांसिंग की नई तकनीक अपनाई। वोल्फ अपराध स्थल और जांच के दायरे में रहे डोनाह्यू के अपार्टमेंट की तस्वीरें जांच रहे थे, जिसमें उन्होंने एक ऐसा विवरण पाया जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था। डेनिस के शरीर के साथ कई कपड़े थे, जिनमें एक पीला मोजा भी शामिल था। 28 साल तक किसी ने यह नहीं सोचा कि दूसरा मोजा कहां है। डोनाह्यू के अपार्टमेंट की तस्वीरों को स्पष्ट करने पर वुल्फ को वह गायब कपड़ा मिल गया। संदिग्ध के घर में दूसरा पीला मोजा था। बढ़ाई गई तस्वीरों ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों को दोनों मोजों के कपड़े की बनावट, रंग और अन्य विवरण साफ साफ देखने की अनुमति दी, जिससे यह पुष्टि हो गई कि दोनों एक जैसे हैं। यही साधारण खोज 52 वर्षीय थियोडोर डोनाह्यू की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि का कारण बनी। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में मिलूंगा।